नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका पुनः स्वागत है आपके अपने घर के चैनल में परिश्रम पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में, बोली के बारे में, लिपि के बारे में और फाइनली व्याकरण के बारे में। इन 4 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आज हम पढ़ेंगे। इन चारों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। किसकी? भाषा की। कि भाषा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, भाषा शब्द है, ये बना हुआ है संस्कृत के भाष धातु से। किससे? संस्कृत के भाष धातु से ये बना हुआ है और इसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अब इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसका अर्थ ये है कि भाषा के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को खुद समझते हैं। वही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों को या विचारों का आदान प्रदान होता है। ये भी आप कह सकते हो, ये भी परिभाषा सही है। और वो वाली परिभाषा भी आप बोल सकते हो कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं तथा दूसरे के विचारों को खुद समझते हैं। तो ये हो गई भाषा। अब पढ़ेंगे इसके प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, भाषा के वैसे तो 3 प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार मैं आपको तीनों ही समझा देता हूँ। भाषा के प्रकार, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आपको याद रखना है मौखिक भाषा। कौन सा? मौखिक भाषा। अब आप कहोगे कि सर मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसमें मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरा है लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या होता है सर? तो लिखित भाषा में बेटा विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है। इसमें जैसे आप समाचार पत्र हो गया, ये वगैरह पुस्तकें हो गई, सब इसमें लिखित भाषा में। जैसे भाषण हो गया, ये किस में आ जाएगा? मौखिक रूप में आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा हो गया आपके सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, ठीक है। इस भाषा में क्या होता है सर? ये दो तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें क्या होता है? तो इसमें बेटा इशारे करके यानी संकेत करके अपने विचार दूसरों को समझाए जाते हैं। जैसे कोई बोल नहीं सकता या बोल सकता भी है तो भी अपनी बात इशारे के माध्यम से समझाता है कि वो काम कर, ये कर, चुप रहे, ऐसे इशारे करके बताई जाती है। वो भाषा होती है सांकेतिक भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बोली की। किसकी? बोली की। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। तो हेडिंग डालिए बोली। बोली को दोस्तों उपभाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये भाषा का ही छोटा रूप होती है। ठीक है। तो इसी की परिभाषा लिख दो कि इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि भाषा की ये छोटा रूप होता है और ये सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। तो आप परिभाषा ये लिख दो कि सीमित क्षेत्र में, ये लिख दो परिभाषा कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली या उपभाषा कहलाती है। बोली या उपभाषा ही कहलाती है। ठीक है। अब देखो, बोली को उपभाषा भी कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। ठीक है। फिर आप कहोगे गुरुजी ये भी भाषा है, ये भी बोली को भी उपभाषा कहते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बेटा याद रखना, जो बोली होती है, बोली में साहित्य का निर्माण नहीं होता है। ठीक है।
इसमें साहित्य की रचना नहीं हो सकती, साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन भाषा में साहित्य रचना होती है। इसमें याद रखना, साहित्य रचना होती है। ठीक है, ये इनमें बड़ा अंतर हो गया। ठीक है, ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है यानी छोटे भाग में, और ये बहुत, इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, बहुत बड़े भूभाग में ये बोली जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे उपभाषा भी कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। तो आप हेडिंग डालो लिपि। अब लिपि क्या होती है? तो लिपि की परिभाषा तो बहुत ही आसान है कि क्या है गुरुजी? तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है लिपि? तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि ही क्या होती है? लिपि कहलाती है। या आप एक परिभाषा और पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, वही कि जिन चिन्हों द्वारा भाषा को लिखा जाता है या निरूपित किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख दो भले ही कि जिन, या आप ऐसे लिख दो कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यहाँ चिन्ह से लिखना, ठीक है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, और उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? यहाँ जाता है लिख देना, ठीक है, किया जाता है, और वही क्या है? वही लिपि है। वही आपके क्या है? लिपि है। ठीक है, अब ये सीधा याद रख लेना, ये बड़ी बड़ी बात कि भाषा को लिखने की विधि ही क्या है? लिपि है। अब देखो दोस्तों, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे आप बात करें हिंदी की हमारे, तो हिंदी की बेटा याद रखना कौन सी होती है? देवनागरी होती है, लिपि देवनागरी होती है। ठीक है, अगर उर्दू की पूछ ले, ठीक है, अगर उर्दू की पूछ ले तो आपके उर्दू की हो जाएगी कौन सी? फारसी। ठीक है, उर्दू की फारसी। अब पूछ ले अगर पंजाबी की, तो पंजाबी की याद रखना बेटा क्या होती है? गुरुमुखी होती है, गुरुमुखी। और अंग्रेजी की पूछ ले तो अंग्रेजी की याद रखना रोमन होती है। क्या होती है? रोमन। तो आप पूछोगे कि सर संस्कृत की क्या होती है? तो बेटा संस्कृत की भी क्या होती है? संस्कृत की भी देवनागरी होती है। नेपाली की भी आप देवनागरी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप कहोगे सर हमने प्राचीनतम जो प्राचीन लिपियाँ होती है, प्राचीन, ठीक है, ये दो प्रकार की पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? तो आप कहोगे सर एक तो हमने ब्राह्मी लिपि पढ़ा है, और एक पढ़ा है हमने खरोष्टी लिपि। वो क्या होती है सर? तो ये प्राचीन काल की है। ठीक है, दो लिपियाँ। और आपको प्रश्न यहाँ से बनेगा कि जो हमारी देवनागरी लिपि है ना, ये किस में से आई है? ब्राह्मी में से आई है या खरोष्टी? तो आपको याद रखना है ये ब्राह्मी में से आई है, क्योंकि देखो ब से स्टार्ट होता है, तो ब से बाहर निकली कौन? देवनागरी। ये बात याद रख लेना। ठीक है, अब लास्ट हम बात करने वाले हैं व्याकरण की। ठीक है, तो लिखो व्याकरण। व्याकरण। अब व्याकरण क्या होती है बच्चों? तो व्याकरण याद रखना बच्चों, एक शास्त्र है जिससे हमें भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि का ज्ञान होता है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार लिख दो कि भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना याद रखना। ऐसे देखो, भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र ही क्या होता है? शास्त्र रखना बेटा, यहाँ शस्त्र मत लिख देना। शास्त्र ही क्या कहलाता है? शास्त्र ही आपके व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। ठीक है, आप इसकी परिभाषा अलग तरीके से भी बोल सकते हो कि भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। वो अपना अपना तरीका हो जाएगा।
अब इसमें से एक और प्रश्न बनता है कि व्याकरण के गुरुजी अंग कितने होते हैं? तो याद रखना व्याकरण के 4 अंग होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना सबसे पहले वर्ण, तो वर्ण विचार हो गया। उसके बाद में शब्द विचार ये तो गुरुजी बहुत आसान है। हाँ तो आसान ही है पर याद रखने पड़ेंगे शब्द विचार। और तीसरा हो गया आपके कौन सा? पद विचार। और चौथा और लास्ट ये हो गया आपका वाक्य विचार। गुरुजी ये तो बहुत आसान है। हाँ आसान तो है लेकिन याद करने पड़ेंगे वरना परीक्षा में कैसे लिख पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा।